हेलो एवरीवन, मैं सुमित। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैकी जीके पर स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तृतीय चरण क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं कि किस आंदोलन को क्रांतिकारी आंदोलन कहा गया है। तो आइए जानते हैं उसके बारे में। वैसा आंदोलन जिसका नेतृत्व क्रांतिकारी विचारधारा वाले लोगों ने किया था, तो उस आंदोलन को क्रांतिकारी आंदोलन कहा गया है। अब सवाल यह उठता है कि यह क्रांतिकारी विचारधारा क्या होता है। तो वैसे देखा जाए तो क्रांतिकारी विचारधारा गरम विचारधारा का ही अंग था। तो फिर दोनों में अंतर क्या था? जब यह गरम विचारधारा का ही, उग्र विचारधारा का ही अंग था क्रांतिकारी विचारधारा, तो फिर दोनों में अंतर क्या था? तो गरम विचारधारा वाले सिर्फ अपने विचारों से गरम थे, सिर्फ अपने बातों से उग्र थे, जबकि क्रांतिकारी विचारधारा वाले ब्रिटिश शासन से मुक्ति पाने के लिए हिंसात्मक उपायों का प्रयोग आवश्यक और उचित समझते थे। हिंसात्मक उपायों का प्रयोग का मतलब जैसे गोली, बंदूक, बम, बारूद, इन सभी चीजों का प्रयोग करना ब्रिटिश शासन से मुक्ति पाने के लिए। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह जो क्रांतिकारी विचारधारा वाले लोग थे, यह बलपूर्वक ब्रिटिश शासन को समाप्त करना चाहते थे। और इसमें इन क्रांतिकारी विचारधारा वाले ने षड्यंत्र एवं सशस्त्र संघर्ष का सहारा लिया। तो इसे ही क्रांतिकारी विचारधारा वाले लोग कहा गया है। और जिसने इस आंदोलन को संचालित किया उसे क्रांतिकारी आंदोलन कहा गया है। तो हम लोग अध्ययन की सुविधा के लिए इस क्रांतिकारी आंदोलन को दो चरणों में विभाजित करके पढ़ेंगे। तो प्रथम चरण 1905 से 1914 ईस्वी तक चला और फिर द्वितीय चरण 1924 से 1946 ईस्वी तक चला। आज के क्लास में हम लोग सिर्फ क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण के बारे में बात करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में द्वितीय चरण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण को। सबसे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि यह जो क्रांतिकारी आंदोलन है, तो भारत में इस आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम महाराष्ट्र से हुई थी। तो भारत में सर्वप्रथम क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी? तो महाराष्ट्र से हुई थी। और आगे चलकर इस क्रांतिकारी आंदोलन का केंद्र बंगाल बन गया। शुरुआत महाराष्ट्र से हुई लेकिन इसका केंद्र बंगाल बना और फिर इस आंदोलन को विदेशों में भी संचालित किया गया था। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक चीज जान लेते हैं कि इस क्रांतिकारी आंदोलन को संचालित करने के लिए भारत में कई जगह क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई थी, क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की गई थी और विदेशों में भी इसकी स्थापना की गई थी। तो अब मानकर चलिए कि अगर इसमें से पूछ दिया जाए आपसे कि व्यायाम मंडल या मित्र मेला, अभिनव भारत या फिर अनुशीलन समिति या फिर विदेशों की कुछ संस्था की बात करें तो इंडिया होम रूल सोसाइटी, सोसाइटी फॉर एडवांसमेंट ऑफ इंडिया, अगर इन सब से आपसे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाए कि अभिनव भारत क्या है, ठीक है, प्रश्न में अगर इस तरह से पूछा जाए कि अभिनव भारत या अनुशीलन समिति क्या है या क्या थी, तो वह एक क्रांतिकारी आंदोलन, ये क्रांतिकारी संगठन थी।
तो इसलिए आगे बढ़ने से पहले इन सभी संस्था के बारे में आपको सीधा एक चीज जानना है कि ये जितनी भी संस्था की स्थापना की गई थी यह सभी के सभी क्रांतिकारी संस्था थी, क्रांतिकारी संगठन थी, जिसके द्वारा क्रांतिकारी आंदोलन को संचालित किया गया था। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई तो हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन को संचालित करने के लिए किन किन क्रांतिकारी संस्थाओं की स्थापना की गई थी। तो आइए सर्वप्रथम महाराष्ट्र की बात करते हैं। तो महाराष्ट्र में सबसे पहले जिस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई थी उसका नाम था व्यायाम मंडल, अर्थात भारत में स्थापित होने वाली यह प्रथम क्रांतिकारी संगठन थी, प्रथम क्रांतिकारी संस्था थी। कौन? तो व्यायाम मंडल। तो यहां पर देखिए प्रथम चरण का काल हम लोग लिखे 1905 से 1914, जबकि इस व्यायाम मंडल की स्थापना 1896 से 1997 में हुई थी। तो चूंकि इस क्रांतिकारी आंदोलन को समझने के लिए इसका आधार भी हम लोगों को समझना जरूरी है, क्योंकि क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत 1896 से 97 में ही हो चुकी थी। तो इसलिए हम लोग इसके आधार को पहले समझेंगे। तो इस व्यायाम मंडल की स्थापना 1896 से 97 में महाराष्ट्र के पूना में किया गया था। और इसके संस्थापक कौन थे? तो महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मण दामोदर हरि एवं बालकृष्ण हरि थे, जिन्हें चापेकर बंधु भी कहा जाता है। तो चापेकर बंधु किन्हें कहा गया है? तो दामोदर हरि एवं बालकृष्ण हरि को कहा गया है। तो इन चापेकर बंधुओं के द्वारा व्यायाम मंडल को स्थापित करने के पीछे क्या उद्देश्य था? तो उद्देश्य यह था कि ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध युवकों को संगठित कर उन्हें व्यायाम एवं शस्त्र चलाने की शिक्षा देकर एक ऐसे गुट को तैयार करना जो देश के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा सके। तो यही था इस व्यायाम मंडल को स्थापित करने का उद्देश्य। तो फिर क्या हुआ कि 1897 ईस्वी में चापेकर बंधुओं ने पूना के प्लेग कमिश्नर रैंड एवं आयस्ट की हत्या कर दी, जिसे रैंड एवं आयस्ट हत्याकांड कहा जाता है। तो कब हुआ था यह हत्याकांड? 1897 ईस्वी में, और जिस वजह से भारत में यह क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो इसके बारे में हम लोग ऐसे पढ़ चुके हैं, तो आइए फिर से एक बार जान लेते हैं कि क्या था कि 1896 से 1900 ईस्वी के दौरान महाराष्ट्र में भयंकर प्लेग फैला था, लेकिन ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं की गई थी। उल्टा उसके जांच के लिए ब्रिटिश अधिकारियों ने घरों में घुसकर महाराष्ट्र के बहनों एवं बेटियों के साथ कुकृत्य किया था, और तब जाकर बाल गंगाधर तिलक ने उनके उन कारनामों को अपनी पत्रिका केसरी में छापा था। और जिसके बाद जो है 1897 ईस्वी में इन चापेकर बंधुओं ने रैंड एवं आयस्ट की हत्या कर दी थी। लेकिन ब्रिटिश अधिकारियों को यह लगा था कि चापेकर बंधुओं ने रैंड एवं आयस्ट की हत्या बाल गंगाधर तिलक के केसरी में छपे लेखों को पढ़कर ही किया था। तो इस वजह से यह चापेकर बंधुओं को तो फांसी की सजा दे दी गई थी, लेकिन 1897 ईस्वी में ही बाल गंगाधर तिलक को 18 महीने की कठोर कारावास की सजा दी गई थी। तो यहीं से भारत में प्रथम क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत हुई। अब बात करते हैं कि महाराष्ट्र के अगले क्रांतिकारी संस्था के बारे में। तो वह है मित्र मेला, जिसकी स्थापना 1899 में महाराष्ट्र के नासिक में किया गया था। संस्थापक कौन थे? तो इसकी स्थापना दो सावरकर भाइयों ने मिलकर किया था। एक विनायक दामोदर सावरकर और दूसरा इनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने किया था। तो दो सावरकर बंधुओं ने
मित्र मेला की स्थापना की थी। कहां पर? 1899 में महाराष्ट्र के नासिक में। लेकिन फिर क्या हुआ कि विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 ईस्वी में इस मित्र मेला का नाम बदलकर अभिनव भारत कर दिया। तो इसी वजह से अब जब आपसे अभिनव भारत पूछा जाए तो अभिनव भारत की स्थापना 1904 में महाराष्ट्र के नासिक में हुआ था। लेकिन इसके संस्थापक जब आपको पूछा जाए तो सिर्फ वीडी सावरकर होगा, क्योंकि इन्होंने ही इस मित्र मेला का नाम बदलकर क्या रखा था? तो अभिनव भारत रखा था। कब? तो 1904 ईस्वी में। तो यह जो अभिनव भारत नाम रखा गया था वीडी सावरकर के द्वारा, तो वीडी सावरकर ने इटली के क्रांतिकारी मैजिनी के तरुण इटली के तर्ज पर इस अभिनव भारत की स्थापना की थी, जो एक गुप्त सभा था, जो एक गुप्त संस्था था। यानी गुप्त संस्था के रूप में इसने क्रांतिकारी आंदोलन को संचालित किया था। तो गुप्त सभा थी, यह एक क्रांतिकारी संस्था थी। तो यह जो गुप्त सभा थी, तो चूंकि इटली के जो क्रांतिकारी थे मैजिनी, तो उन्होंने इटली में तरुण इटली नामक एक गुप्त सभा की स्थापना की थी। तो उन्हीं के तर्ज पर 1904 ईस्वी में वीडी सावरकर ने इस गुप्त सभा अभिनव भारत की स्थापना की थी। फिर क्या था कि वीडी सावरकर ने 1906 ईस्वी में भारतीयों में क्रांतिकारी चेतना को जगाने के लिए मैजिनी की जीवनी लिखा था। यह पॉइंट आपको याद रखना है कि मैजिनी की जीवनी 1906 ईस्वी में किसने लिखा था? तो वीडी सावरकर ने लिखा था, भारत में क्रांतिकारी विचारधारा को फैलाने के लिए। फिर उसके बाद 1906 ईस्वी में ही वीडी सावरकर कानून की पढ़ाई करने के लिए यह लंदन चले गए। तो यह तो लंदन चले गए, लेकिन भारत में यह संस्था सक्रिय रहा। अभिनव भारत के एक सक्रिय सदस्य थे जिनका नाम था पांडुरंग महादेव वापट। तो ये पांडुरंग महादेव वापट बम बनाने की कला सीखने के लिए यह पेरिस चले गए थे। और फिर 9 जून 1909 ईस्वी की एक घटना है, वह यह है कि वीडी सावरकर के भाई जो गणेश दामोदर सावरकर, जिन्हें जीडी सावरकर संक्षेप में कहा जाता है, तो 9 जून 1909 ईस्वी को जीडी सावरकर को नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन ने इन्हें काले पानी की सजा दी थी। किन्हें काले पानी की सजा दी गई थी? तो जीडी सावरकर अर्थात गणेश दामोदर सावरकर को। कब? 9 जून 1909 को। किनके द्वारा? तो नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन के द्वारा दी गई थी। काले पानी की सजा किसे कहा गया है? तो अंडमान निकोबार में एक जेल है सेल्यूलर जेल, तो उसी जेल की सजा को काले पानी की सजा कहा जाता है। तो जब नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन के द्वारा जीडी सावरकर को काले पानी की सजा दी गई, तब क्या हुआ कि 21 दिसंबर 1909 को इनके प्रतिक्रिया के रूप में इसी अभिनव भारत के एक सक्रिय सदस्य थे जिनका नाम था अनंत लक्ष्मण कनहारे। क्या नाम था? अनंत लक्ष्मण कनहारे। तो उन्होंने क्या किया कि 21 दिसंबर 1909 ईस्वी को नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी। और तब जाकर क्या हुआ कि इनके हत्या के बाद वीडी सावरकर सहित 37 अन्य लोगों पर नासिक षड्यंत्र केस चलाया गया। तो नासिक षड्यंत्र केस कब चलाया गया था? 1909 ईस्वी में। और किन पर? तो वीडी सावरकर सहित 37 अन्य लोगों पर यह नासिक षड्यंत्र केस 1909 ईस्वी में चलाया गया था। तो चूंकि जब यह केस चलाया गया, यह षड्यंत्र केस चलाया गया, तो उस समय वीडी सावरकर कहाँ थे? तो वह लंदन में थे, क्योंकि 1906 में ही यह लंदन चले गए थे कानून का पढ़ाई करने के लिए। तो वहीं पर 13 मार्च 1910 ईस्वी को ही वीडी सावरकर को गिरफ्तार किया गया। कहां पर? तो ब्रिटेन में अर्थात लंदन में गिरफ्तार किया गया और वहां से इन्हें भारत लाया गया। तो लेकिन क्या था कि 13 मार्च 1910 ईस्वी को वीडी सावरकर को गिरफ्तार कर जब इन्हें भारत लाया जा रहा था, तो भारत इन्हें एसएस मोरिया नामक जहाज से लाया जा रहा था। और भारत लाने के क्रम में ही 8 जुलाई 1910 ईस्वी को जब यह एसएस मोरिया जहाज फ्रांस के मार्सेलिस बंदरगाह पहुंचा, तब वीडी सावरकर ने ब्रिटिश कैद से बचने के लिए वह इस बंदरगाह के पास
चलते जहाज से समुद्र में छलांग लगा दिए थे। किसने? तो वीडी सावरकर ने। कब? तो 8 जुलाई 1910 ईस्वी को। किस जहाज से? तो एसएस मोरिया नामक जहाज से। लेकिन तुरंत ही क्या हुआ कि ब्रिटिशों के द्वारा उन्हें पकड़ लिया गया और फिर क्या था कि उन्हें पकड़कर भारत लाया गया और यहां पर उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। किन्हें? तो वीडी सावरकर को। जब इन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई तब वीडी सावरकर को स्वातंत्र वीर की उपाधि किसने दिया था? तो आचार्य पीके अन्ने ने इन्हें स्वातंत्र वीर की उपाधि दिया था। तो किन सावरकर को? तो वीडी सावरकर को। अब बात करते हैं कि यह तो था महाराष्ट्र में क्रांतिकारी संस्था। अब नेक्स्ट है कि बंगाल में जिस क्रांतिकारी संस्था के द्वारा क्रांतिकारी आंदोलन को संचालित किया गया था उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुशीलन समिति। बंगाल में स्थापित होने वाली यह पहली क्रांतिकारी संस्था थी। तो अनुशीलन समिति, अनुशीलन का मतलब क्या होता है कि अनुशीलन का मतलब यह था कि यानी इस समिति का स्थापना करने का उद्देश्य यह था कि वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बताए गए मार्गों को अनुशीलन करना, अर्थात उनका बार बार अध्ययन करना। तो यही था इस समिति की स्थापना करने का उद्देश्य। तो इस अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 ईस्वी में बंगाल में 2 जगह की गई थी। कहाँ कहाँ? तो एक बंगाल के मिदनापुर में और दूसरा बंगाल के कलकत्ता में। ये 1902 में मिदनापुर में जिस अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी उसके संस्थापक ज्ञानेंद्र नाथ बसु थे, जबकि 1902 में ही कलकत्ता में जिस अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी उसके संस्थापक 3 लोग थे। कौन कौन? तो एक परमथ मित्रा जो संस्थापक के साथ साथ इस कलकत्ता अनुशीलन समिति के अध्यक्ष भी थे, दूसरे व्यक्ति थे पुलिन बिहारी दास और तीसरे व्यक्ति थे सतीश चंद्र बसु। तो इन तीनों ने कलकत्ता के अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। लेकिन क्या हुआ कि कलकत्ता के अनुशीलन समिति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया क्रांतिकारी आंदोलन को संचालित करने में। तो इसी वजह से मुख्य रूप से हम लोग कलकत्ता अनुशीलन समिति के बारे में ही पढ़ेंगे। तो अब बात करते हैं कि कलकत्ता अनुशीलन समिति में एकमात्र महिला सदस्य भी शामिल हुई थी जिनका नाम था सिस्टर निवेदिता, जो स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी। अब बात करते हैं कि जब इस अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी तो प्रारंभ में इसका स्वरूप कैसा था? तो प्रारंभ में इसका स्वरूप था व्यायामशाला, अर्थात व्यायामशाला के रूप में अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी। व्यायामशाला के रूप में जब अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी तब उद्देश्य क्या था कि युवकों को संगठित करना एवं उन्हें शारीरिक एवं मानसिक रूप से शक्तिशाली बनाना ताकि वह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ सके। फिर क्या हुआ कि इसी कलकत्ता अनुशीलन समिति के 2 मुख्य सदस्य थे जिनका नाम था बारिंद्र कुमार घोष, जो अरविंद घोष के भाई थे, और दूसरे व्यक्ति का नाम था भूपेंद्र नाथ दत्त, जो स्वामी विवेकानंद के भाई थे। तो इन दोनों ने 1906 ईस्वी में भारतीयों में, बंगाल के लोगों में क्रांतिकारी विचारधारा फैलाने के लिए युगांतर पत्रिका का प्रकाशन किया था। और युगांतर पत्रिका का प्रकाशन करने के बाद 1907 ईस्वी में बारिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने मिलकर 1907 ईस्वी में इस अनुशीलन समिति का पुनर्गठन क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में किया था। तो जिस अनुशीलन समिति की स्थापना प्रारंभ में व्यायामशाला के रूप में हुआ था, लेकिन उसका एक क्रांतिकारी संगठन के रूप में पुनर्गठन कब किया गया था? तो 1907 में किया गया था। किसने किया था? तो बारिंद्र कुमार घोष, जिसे संक्षेप में बारिंद्र घोष भी कहा जाता है, एवं भूपेंद्र नाथ दत्त, इन दोनों ने मिलकर 1907 में इस संस्था की स्थापना क्रांतिकारी संगठन के रूप में इसका पुनर्गठन किया था। तो इसी वजह से बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा फैलाने का श्रेय बारिंद्र घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त को दिया गया है। बारिंद्र घोष ने क्या किया कि
बंगाल के लोगों में क्रांतिकारी विचारधारा फैलाने के लिए इन्होंने कुछ क्रांतिकारी पुस्तक का प्रकाशन किया था, जैसे भवानी मंदिर, वर्तमान रणनीति एवं मुक्ति कौन पथे। तो इन तीनों पुस्तकों के रचयिता कौन थे? तो बारिंद्र घोष थे। तो उस समय सभी क्रांतिकारियों के पास इनकी यह क्रांतिकारी पुस्तकें होती थी। और उसके बाद फिर बात करें कि 1907 ईस्वी में बारिंद्र घोष ने बंगाल में ही मनिकतुल्ला पार्टी की स्थापना की थी। किस लिए? तो आतंकवादी गतिविधियों को संचालित करने के लिए। किसकी स्थापना की गई थी? तो मनिकतुल्ला पार्टी की 1907 में बारिंद्र कुमार घोष ने किया था। और फिर बात करें कि आगे चलकर यह कलकत्ता अनुशीलन समिति का दूसरा शाखा खोला गया। कहां पर? तो ढाका में खोला गया, जिसे ढाका अनुशीलन समिति कहा जाता है। तो ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना कब की गई थी? 1905 में। कहां पर? ढाका में। और इसके संस्थापक कौन थे? तो पुलिन बिहारी दास एवं परमथ मित्रा थे। और आगे चलकर फिर पटना में भी एक अनुशीलन समिति की स्थापना की गई, जिसे पटना अनुशीलन समिति कहा गया है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1913 ईस्वी में। और इसके संस्थापक कौन थे? तो सचिंद्र नाथ सान्याल थे। तो यह तो था अनुशीलन समिति। लेकिन फिर आगे हम लोग बात करते हैं कि यह जो युगांतर पत्रिका की जो प्रकाशन किया गया था, तो इसी युगांतर पत्रिका के तर्ज पर युगांतर पार्टी या फिर हम कह सकते हैं कि युगांतर समिति की स्थापना की गई थी, जिसका नेतृत्व बारिंद्र घोष, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी एवं जतीन्द्रनाथ मुखर्जी के द्वारा किया गया था। तो इन सभी नामों को आपको याद रखना है, क्योंकि प्रश्न जो पूछा जाता है कि वहां पूछ लिया जाएगा कि युगांतर पार्टी या युगांतर समिति का नेतृत्व किसने किया था। तो वहां पर क्या होगा, या तो कोई एक नाम दे दिया जाएगा या फिर इन नामों में से कोई 2-3 नाम दे दिया जाएगा। तो इसलिए इन सभी नामों को आपको याद रखना है कि इन सभी ने इस युगांतर पार्टी या युगांतर समिति का नेतृत्व किया था, जिसकी स्थापना इस युगांतर पत्रिका के तर्ज पर किया गया था। यह जो जतीन्द्रनाथ मुखर्जी हैं, इन्हें जतीन बाघा की उपाधि से सम्मानित किया गया था, इसलिए इन्हें जतीन बाघा भी कहा जाता है। तो कभी कभी जतीन्द्रनाथ मुखर्जी ना लिखकर जतीन बाघा लिख दिया जाता है, तो इसलिए आपको यह भी ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं कि मुजफ्फरपुर बम कांड। मुजफ्फरपुर बम कांड जो 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को हुई थी। तो यह मुजफ्फरपुर बम कांड क्या था? तो आइए इसके बारे में समझते हैं। मुजफ्फरपुर जिला के सत्र न्यायाधीश किंग्सफोर्ड के हत्या के उद्देश्य से खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी ने उनके काफिले पर 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को बम फेंका था। तो उसी कांड को मुजफ्फरपुर बम कांड कहा गया है। तो आइए अब इस मुजफ्फरपुर बम कांड के बारे में पूरे अच्छे से समझते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग बात करते हैं कि कलकत्ता के एक मजिस्ट्रेट थे जिनका नाम था किंग्सफोर्ड। तो ये क्रांतिकारियों को उनके छोटे छोटे गलतियों पर प्रताड़ित किया करते थे। कौन? तो कलकत्ता के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि किंग्सफोर्ड की पदोन्नति करके मुजफ्फरपुर जिला का इन्हें सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया गया। तो तब जाकर युगांतर पार्टी के द्वारा एक गुप्त सभा का आयोजन किया गया, जिसमें किंग्सफोर्ड की हत्या का संकल्प लिया गया। और इसके लिए, इस कार्य के लिए किसे चुना गया? तो इस कार्य के लिए 2 व्यक्तियों को चुना गया। कौन कौन? तो एक थे खुदीराम बोस और दूसरे थे प्रफुल्ल चाकी। तो इन्होंने क्या किया, इन दोनों ने मिलकर 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को मुजफ्फरपुर जिला के सत्र न्यायाधीश किंग्सफोर्ड के काफिले पर बम फेंका। लेकिन गलती से वह बम उनके काफिले पर ना जाकर बल्कि उनके साथ जो मिस्टर कैनेडी का काफिला था, तो मिस्टर कैनेडी के काफिले पर वह बम जाकर गिर गया। तो क्या हुआ कि इस बम कांड में किंग्सफोर्ड बच गए, लेकिन मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री की हत्या हो गई। यानी चूंकि उस गाड़ी में, मिस्टर कैनेडी के गाड़ी में उनकी पत्नी एवं पुत्री बैठी हुई थी और उन गाड़ी पर बम गिरने के वजह से क्या हुआ कि उन दोनों की मृत्यु हो गई।
और मृत्यु होने के बाद फिर क्या हुआ कि जब ये दोनों भागने लगे तो भागने के क्रम में वैनी रेलवे स्टेशन पर ये दोनों पुलिस से घिर गए, यानी अंग्रेज पुलिस से घिर गए। और तब जाकर घिरने के बाद ये जो प्रफुल्ल चाकी थे, इन्होंने अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर लिया, जबकि खुदीराम बोस पकड़े गए और इन्हें 11 अगस्त 1908 ईस्वी को मुजफ्फर जेल में फांसी की सजा दे दी गई। तो इसी पूरे घटनाक्रम को मुजफ्फरपुर बम कांड कहा गया है, जो कब हुआ था? तो 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को। किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? तो मुजफ्फरपुर जिला के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास, और इससे संबंधित कौन थे? तो खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी थे। अब बात करते हैं कि अलीपुर षड्यंत्र केस जो 1908 ईस्वी में चलाया गया था, तो यह केस क्यों चलाया गया था, यह षड्यंत्र केस? तो बात करते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने मानिकटोला उद्यान एवं कलकत्ता में अवैध हथियारों की तलाशी के लिए इन लोगों ने कई जगहों पर छापेमारी की थी। और छापेमारी के बाद क्या हुआ कि बोस ये घोष बंधुओं सहित 34 लोगों को गिरफ्तार कर कलकत्ता के अलीपुर जेल में रखा गया, और उसे ही अलीपुर षड्यंत्र केस कहा गया है। तो वह जो घोष बंधु थे, जिनका नाम था बारिंद्र घोष एवं उनके भाई अरविंद घोष, तो इन दोनों सहित 34 लोगों को अलीपुर जेल में रखा गया था। लेकिन बारिंद्र घोष गुट के जो सभी 17 लोग थे, उन सभी को काले पानी की सजा दी गई। लेकिन फिर क्या हुआ कि प्रसिद्ध वकील जिनका नाम था चितरंजन दास, तो चितरंजन दास के दलील से अरविंद घोष रिहा हो गए थे। तो सिर्फ अरविंद घोष ही रिहा हुए थे, किनके दलीलों से? तो चितरंजन दास के दलीलों से अंग्रेजों को अरविंद घोष को रिहा करना पड़ा था। और अरविंद घोष रिहा होने के बाद यह मद्रास के ऑरोविले चले गए और वहीं पर ऑरोविले आश्रम बनाकर वह अपना संपूर्ण जीवन बिता दिए थे, जिसके बारे में हम लोग पढ़ भी चुके हैं। फिर बात करते हैं हावड़ा षड्यंत्र केस। यह कब चलाया गया था? 1910 ईस्वी में चलाया गया था। डिप्टी पुलिस सुपरिटेंडेंट जिनका नाम था शमसुल आलम, तो शमसुल आलम की हत्या करने के जुर्म में बाघा जतीन, जिन्हें जतीन्द्र नाथ मुखर्जी कहा गया है, तो जतीन्द्र नाथ मुखर्जी पर यह हावड़ा षड्यंत्र केस चलाया गया था, और जिसके द्वारा इन्हें 1 साल की कारावास की सजा दी गई थी। अब बात करते हैं दिल्ली में जो क्रांतिकारी आंदोलन चलाया गया था। यह तो था पूरा बंगाल से रिलेटेड, लेकिन अब बात करते हैं कि दिल्ली में यह क्रांतिकारी आंदोलन को जो संचालित किया गया था। इससे पहले हम लोग यह बात कर लेते हैं कि जब अलीपुर षड्यंत्र केस चलाया गया था और जब इसमें यह घोष बंधु को गिरफ्तार किया गया था, तब जाकर क्या हुआ कि यह 11 दिसंबर 1908 ईस्वी को इस अनुशीलन समिति को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। तो अनुशीलन समिति को गैर कानूनी कब घोषित किया गया था? 11 दिसंबर 1908 ईस्वी को। अब हम लोग आइए दिल्ली में क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है दिल्ली बम कांड। यह दिल्ली बम कांड कब हुआ था? तो 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को हुआ था। क्या था यह बम कांड? तो 1912 ईस्वी में जब भारत की राजधानी कलकत्ता से परिवर्तित करके दिल्ली कर दिया गया, तब उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग थे। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जब यह कलकत्ता से दिल्ली की ओर प्रस्थान किए, तो दिल्ली के चांदनी चौक से जब लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का काफिला गुजर रहा था, तब इनके काफिले पर बम फेंका गया। इनकी हत्या के उद्देश्य से इनके काफिले पर बम फेंका गया था। कहां पर? तो दिल्ली के चांदनी चौक के पास। और वह डेट कौन सा था? तो वह था 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को। लेकिन इस बम कांड में हार्डिंग बच गए, लेकिन इसमें कई सारे अंग्रेजों की मृत्यु हो गई थी। और तब जाकर क्या था कि चूंकि हम लोग यह जान लेते हैं कि इनकी हत्या के पीछे मुख्य भूमिका 2 व्यक्तियों का था। कौन कौन? तो एक रास बिहारी बोस एवं दूसरा सचिंद्र नाथ सान्याल। लेकिन
इस दिल्ली बम कांड को मूर्त रूप किसने प्रदान किया था? तो मूर्त रूप 4 लोगों ने प्रदान किया था। कौन कौन? तो एक अमीर चंद, दूसरा अवध बिहारी, तीसरा बाल मुकुंद और चौथा बसंत कुमार। और फिर क्या था कि बाद में इन चारों को फांसी की सजा दे दी गई थी। अमीर चंद्र, अवध बिहारी एवं बाल मुकुंद को दिल्ली में फांसी की सजा दी गई, जबकि बसंत कुमार को अंबाला में फांसी की सजा दी गई थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि बाद में ये जो रास बिहारी बोस थे, तो ये रास बिहारी बोस भारत से जापान चले गए और वहीं पर 1942 ईस्वी में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी और फिर आज़ाद हिंद फौज में सुभाष चंद्र बोस की सहायता की थी। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ देखिए नाम है रास बिहारी बोस, जबकि हम लोग 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? रास बिहारी घोष ने किया था। तो यहां पर क्या है कि पूरा नाम देखिए मिलता, रास बिहारी बोस और उनका नाम था रास बिहारी घोष। तो यहां पर आपको पूछ दिया जाएगा कि दिल्ली बम कांड में मुख्य भूमिका किसने निभाया था, तो नाम दे दिया जाएगा, पहला ऑप्शन दिया जाएगा रास बिहारी घोष का। तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो इसलिए आपको ये पूरे अच्छे से नामों को देखना है कि यहां पर रास बिहारी के साथ घोष नहीं है बल्कि बोस है। तो रास बिहारी बोस एवं सचिन नाथ सान्याल इस बम कांड में मुख्य भूमिका इन्होंने निभाया था। लेकिन इन चारों का भी नाम आपको इसलिए याद रखना है, कभी कभी क्या होता है जो मैचिंग वाला प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें क्या किया जाता है कि जैसे बोल दिया जाता है कि दिल्ली बम कांड लिख दिया जाएगा और इसमें जो नाम जो दिया जाएगा तो इन दो को छोड़कर इन चारों में से किसी एक का नाम दे दिया जाता है। तो इसी वजह से इन दोनों के साथ साथ आपको इन चारों का भी नाम याद रखना है इस दिल्ली बम कांड के संदर्भ में। तो यह तो था कि भारत में यह जो 1905 से 1914 के दौरान जो क्रांतिकारी आंदोलन संचालित किया गया था। अब बात करते हैं कि इस दौरान विदेशों में भी क्रांतिकारी आंदोलन को संचालित किया गया था। तो विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन को संचालित करने की क्या जरूरत पड़ी थी? तो चूंकि ब्रिटिशों के दमन से परेशान होकर भारत में कुछ क्रांतिकारी इस क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने में असमर्थ थे। तो इसी वजह से वो असमर्थ क्रांतिकारी ने क्या किया कि विदेश चले गए और विदेशों में इस क्रांतिकारी आंदोलन को संचालित किया भारत को स्वशासन या स्वराज प्राप्ति के लिए। तो आइए बात करते हैं कि विदेशों में जो क्रांतिकारी आंदोलन संचालित किया गया और उसके लिए क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की गई थी। सबसे पहले बात करते हैं ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। तो जब इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई तब विदेश में स्थापित होने वाला यह प्रथम क्रांतिकारी संगठन था। इसकी स्थापना 1905 ईस्वी में लंदन में किया गया था। किनके द्वारा? तो इसके संस्थापक कौन थे? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा थे, जो इस संस्था के संस्थापक के साथ साथ अध्यक्ष भी थे। श्याम जी कृष्ण वर्मा को क्रांतिकारियों का पिता भी कहा गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्रांतिकारियों का पिता किसे कहा गया है तो श्याम जी कृष्ण वर्मा को कहा गया है। श्याम जी कृष्ण वर्मा लंदन में ही इन्होंने भारतीयों के निवास के लिए इंडिया हाउस की स्थापना की थी। जो भारतीय क्रांतिकारी यानी भारत से चलकर लंदन आते तो उनके निवास के लिए इन्होंने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी 1905 ईस्वी में ही। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो श्याम जी कृष्ण ने किया था। कब किया था? 1905 ईस्वी में। कहाँ पर? तो लंदन में। फिर बात करते हैं कि श्याम जी कृष्ण ने भारतीयों में या भारतीय हितों के लिए प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से इन्होंने एक साप्ताहिक पत्रिका इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन किया था। तो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन किसने किया था? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किया था। अब बात करते हैं कि इस क्रांतिकारी संस्था के अन्य सदस्य कौन कौन थे? तो मदन लाल ढींगरा, लाला हरदयाल, वीडी सावरकर एवं अजीत सिंह। लेकिन फिर क्या हुआ कि आगे चलकर जब अंग्रेजों का ध्यान श्याम जी कृष्ण वर्मा के गतिविधियों पर पड़ा तब श्याम जी कृष्ण वर्मा लंदन से वह पेरिस चले गए और अंततः फिर जेनेवा चले गए और वहीं पर
वहीं पर इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया था। अब बात करते हैं कि इसी संस्था के सदस्य जिनका नाम था मदन लाल ढींगरा, तो मदन लाल ढींगरा ने लंदन में ही 1 जुलाई 1909 ईस्वी को भारतीय राष्ट्र संघ के बैठक में विलियम कर्जन वाइली की गोली मारकर हत्या कर दिया था। तो यह विलियम कर्जन वाइली कौन थे? तो यह भारत सचिव के राजनीतिक सलाहकार थे। कौन? तो विलियम कर्जन वाइली, जिनकी हत्या भारतीय राष्ट्र संघ के बैठक में 1 जुलाई 1909 ईस्वी को लंदन में मदन लाल ढींगरा ने किया था। कहां पर किया था? लंदन में मदन लाल ढींगरा ने किया था। और उसके बाद फिर मदन लाल ढींगरा को लंदन में ही फांसी की सजा दी गई थी। तो आपको यह ध्यान रखना है कि यह पूछा जाता है कि निम्न में से किनको लंदन में फांसी की सजा या इंग्लैंड में फांसी की सजा दी गई थी? तो मदन लाल ढींगरा को दिया गया था। आगे चलकर हम लोग एक और व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे, उनका नाम है उधम सिंह। तो उन्हें भी इंग्लैंड में ही फांसी की सजा दी गई थी। तो इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि किन किन व्यक्तियों को इंग्लैंड में फांसी की सजा दी गई थी। तो अभी फिलहाल आपको नाम याद रखना है, मदन लाल ढींगरा। तो किस वजह से फांसी की सजा दी गई थी? चूंकि उन्होंने 1 जुलाई 1909 को विलियम कर्जन वाइली की हत्या कर दिया था, जो भारत सचिव के राजनीतिक सलाहकार थे। अब बात करते हैं कि आखिर क्यों मदन लाल ढींगरा ने इनकी हत्या किया था। तो आइए उस कारण को समझते हैं। तो मदन लाल ढींगरा अपने संस्थापक, तो संस्थापक कौन थे? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा। तो अपने संस्थापक के अपमान का बदला लेने के वजह से इन्होंने, मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वाइली की हत्या की थी। तो अपमान का बदला, तो आइए इस बात को समझते हैं। तो क्या था कि जब विलियम कर्जन वाइली उदयपुर रियासत के रेजिडेंट थे, तब उदयपुर रियासत के रेजिडेंट के हैसियत से कर्जन वाइली ने श्याम जी कृष्ण वर्मा को अपमानित किया था, उसे प्रताड़ित किया था। और इसी वजह से मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को कर्जन वाइली की हत्या कर दिया था। अब बात करते हैं, यह तो था ब्रिटेन में। अब हम लोग विदेश के अंतर्गत अमेरिका में 3 क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की गई थी। कौन कौन? तो एक है सोसाइटी फॉर एडवांसमेंट ऑफ इंडिया, दूसरा इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और तीसरा है गदर पार्टी। तो आइए इन तीनों के बारे में बात करते हैं। तो सोसाइटी फॉर एडवांसमेंट ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1906 ईस्वी में अमेरिका के कैलिफोर्निया में किया गया था, और इसके संस्थापक कौन थे? तो बरकतुल्लाह था। इसके संस्थापक कौन थे? तो बरकतुल्लाह थे। और इस संस्था की इस संस्था का प्रारंभिक नाम क्या था? तो पैन आर्यन एसोसिएशन इस संस्था का प्रारंभिक नाम था। और इन सभी संस्था का उद्देश्य क्या था? तो क्रांतिकारी आंदोलन को, क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करना। अब बात करते हैं अगले संस्था के बारे में। तो वह है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, जिसकी स्थापना 1907 ईस्वी को अमेरिका के कैलिफोर्निया में किया गया था द्वारिकानाथ दास के द्वारा। फिर अमेरिका के अगले संस्था के बारे में बात करें तो वह है गदर पार्टी। गदर पार्टी, जिसकी स्थापना 1913 ईस्वी में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। तो कहां पर किया गया था? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। और सैन फ्रांसिस्को ही इस गदर पार्टी का मुख्यालय था। इसकी स्थापना किसने किया था? तो लाला हरदयाल ने किया था। सबसे पहले हम लोग यह बात कर लेते हैं कि यह गदर पार्टी में गदर क्या है। प्रश्न इस तरह से भी पूछा जाता है कि गदर क्या था। तो यह जो गदर था, यह भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ था, जिसे अमेरिका एवं कनाडा के भारतीयों ने मिलकर संगठित किया था। कहां पर? तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। और सैन फ्रांसिस्को ही इस गदर पार्टी का मुख्यालय था। तो यहां से देखिए प्रश्न कैसे कैसे पूछा जाता है कि एक तो पूछ दिया जाएगा कि गदर क्या था,
ठीक है। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तीसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि इसका मुख्यालय कहाँ था, तो मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को। या पूछा जाएगा कि इसकी स्थापना कब की गई, ये कहाँ की गई थी। तो उस स्थापना में क्या होता है कि कभी कभी आपको सैन फ्रांसिस्को लिखा जाएगा, लेकिन कभी कभी क्या होगा कि आपको अमेरिका लिख दिया जाएगा, यूएसए लिख दिया जाएगा। तो उन दोनों को आपको याद रखना कि यह सैन फ्रांसिस्को कहाँ है, तो अमेरिका में है। इसकी स्थापना किसने किया था, लाला हरदयाल ने। और इस संस्था के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो सोहन सिंह भाकना थे। कौन थे, इस प्रश्न पूछा भी जाता है कि इस संस्था के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो सोहन सिंह भाकना। सोहन सिंह भाकना के कहने पर ही लाला हरदयाल ने इस गदर पार्टी की स्थापना किया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, यानी उसी समय 1914 ईस्वी में शुरू हुआ था, तो उसी समय जो है मतलब यह किया गया था, इसकी स्थापना 1913 ईस्वी में। अब बात करते हैं कि इस संस्था के द्वारा एक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था, उसका नाम था हिंदुस्तान गदर। तो यह 1857 के स्मृति में इस हिंदुस्तान गदर नामक साप्ताहिक पत्रिका की प्रकाशन की गई थी, जो उस समय सर्वप्रथम उर्दू भाषा में इसका प्रकाशन किया गया था, लेकिन आगे चलकर गुजराती, पंजाबी, गुरुमुखी, हिंदी एवं अंग्रेजी, इन सभी भाषा में भी इनका प्रकाशन किया गया था। और इसके संपादक कौन थे, यह हिंदुस्तान गदर के संपादक कौन थे, तो रामचंद्र पेशावरी थे। फिर क्या है कि आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा कि इस गदर पार्टी के द्वारा जो गदर आंदोलन को शुरू किया गया था, तो उसका मुख्य कारण क्या था। गदर आंदोलन को शुरू करने का मुख्य कारण क्या था, तो वह प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। तो प्रथम विश्व युद्ध के शुरू होने की वजह से ही इस पार्टी के द्वारा, इस संस्था के द्वारा गदर आंदोलन को शुरू किया गया था। तो आइए इसे हम लोग समझते हैं कि एक्चुअली क्या था कि उस समय भारतीयों में यह अवधारणा फैली हुई थी कि अगर ब्रिटिशों पर यानी ब्रिटेन पर किसी भी तरह का अगर संकट आता है, तो वह भारतीयों के हित में है और वह भारतीयों के लिए एक मौका है। तो इसी वजह से जब प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, तब भारतीयों को यह लगा कि यही एक अच्छा मौका है जब हम लोग भी ब्रिटिशों के खिलाफ मतलब विरोध शुरू कर दें, उसके खिलाफ हथियार उठा लें, ताकि उससे हमें मुक्ति मिल जाए। तो इसी वजह से यही एक मुख्य कारण था कि प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना ही इस पार्टी के द्वारा गदर आंदोलन को शुरू किया गया था। लेकिन क्या हुआ कि यह जो संस्था थी गदर आंदोलन, ये गदर पार्टी, जिसकी स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किया गया था, लेकिन इस पार्टी के लिए उस समय संकट की स्थिति आ गई जब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन का समर्थन अमेरिका ने कर दिया था। तब क्या हुआ कि जब अमेरिका ने ब्रिटेन का समर्थन कर दिया उस विश्व युद्ध के दौरान, तब अमेरिका में स्थापित इस संस्था को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। और तब जाकर 1914 ईस्वी में लाला हरदयाल अपने सहयोगियों के साथ अमेरिका छोड़कर कहाँ चले गए, तो जर्मनी चले गए थे। अब हम लोग बात करते हैं जर्मनी में किन क्रांतिकारी संस्थाओं की स्थापना की गई थी क्रांतिकारी आंदोलन को चलाने के लिए। तो अगला जो नाम है वह क्रांतिकारी संस्था का नाम नहीं है, बल्कि किसी व्यक्ति का नाम है। नाम क्या है, तो मैडम भीखाजी रुस्तम कामा। मैडम भीखाजी, इनका पूरा नाम है मैडम भीखाजी रुस्तम KR कामा। तो आइए इनके बारे में बात करते हैं। यह एक महिला थी जिन्हें भारतीय क्रांति की माँ या भारतीय क्रांति की जननी या फिर क्रांति प्रसूता या फिर भारतीय राष्ट्रीयता की महान पुजारिन के उपाधियों से इन्हें विभूषित किया गया है। तो इन्हें किन किन उपाधियों से विभूषित किया गया है, तो भारतीय क्रांति की मां या भारतीय क्रांति की जननी, क्रांति प्रसूता एवं भारतीय राष्ट्रीयता की महान पुजारिन। प्रश्न पूछा भी जाता है, आपको ध्यान रखना है। तो मैडम भीखाजी कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 ईस्वी को बंबई के पारसी परिवार में हुआ था। किस परिवार में, पारसी परिवार में। इनके माता पिता पारसी थे, तो इस वजह से इनका जन्म एक पारसी परिवार में हुआ था। यह परिवार को भी आपको याद रखना है, कभी कभी क्या होता है आईएएस के प्रश्न में इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। तो इनका जन्म पारसी परिवार में हुआ था। शुरुआत में मैडम भीखाजी कामा
दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव थी। तो ये निजी सचिव किनकी थी? तो दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव थी। लेकिन फिर क्या था कि चूंकि मैडम भीखाजी कामा एक क्रांतिकारी महिला थी और इस वजह से इन्होंने विदेशों में घूम घूम कर क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने में सहयोग प्रदान किया था। और ये जो मैडम भीखाजी कामा भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी, यानी फ्रांस की नागरिकता इन्होंने ले लिया था। तो चूंकि भारतीय मूल की यह फ्रांसीसी नागरिक थी और फ्रांस में ही रहकर, फ्रांस के पेरिस में रहकर वहीं पर इन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित किया था। अब बात करते हैं कि भारत का प्रथम तिरंगा झंडा किसने फहराया था? तो वह मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को ही भारत का प्रथम तिरंगा झंडा फहराने का श्रेय प्राप्त है, यानी इन्हें ही यह श्रेय दिया गया है। तो भारत का प्रथम तिरंगा झंडा किसने फहराया था? तो मैडम भीखाजी रुस्तम कामा ने। कब? तो 22 अगस्त 1907 ईस्वी को। कहां पर? तो जर्मनी के स्टुटगार्ट में इस झंडा को फहराया था अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के सम्मेलन में। तो आइए इसे हम लोग पूरी तरह से समझते हैं। तो चूंकि मैडम भीखाजी कामा फ्रांस के पेरिस में रह रही थी, लेकिन क्या हुआ कि 1907 ईस्वी में यह जर्मनी के स्टुटगार्ट गई। किस लिए? तो अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए यह जर्मनी गई थी। और वहीं पर 22 अगस्त 1907 ईस्वी को जर्मनी के स्टुटगार्ट में ही इन्होंने भारत का प्रथम तिरंगा झंडा फहराया था। तो अब देखिए, यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का प्रथम तिरंगा झंडा किसने फहराया था? मैडम भीखाजी कामा। कब फहराया गया था? तो 22 अगस्त 1907 ईस्वी को। फिर यह भी पूछा जाता है कि कहां पर फहराया गया था? तो जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराया गया था। आइए इस प्रथम तिरंगा झंडा के बारे में बात करें। तो यह जो प्रथम तिरंगा झंडा था उसका रंग हरा, लाल एवं पीला था एवं उस झंडे पर 8 कमल के फूल एवं 8 राज्यों के प्रतीक थे। उसके साथ साथ उस झंडे के मध्य में वंदे मातरम देवनागरी भाषा में लिखा गया था। और उस प्रथम झंडे का डिजाइन किसने किया था? तो सरदार सिंह राणा ने मैडम भीखाजी कामा के साथ मिलकर भारत के इस प्रथम तिरंगे झंडे का डिजाइन किया था। अब बात करते हैं कि मैडम भीखाजी रुस्तम कामा ने 2 पत्रिका का प्रकाशन किया था। एक का नाम था वंदे मातरम और दूसरे का नाम था मदन तलवार। और फिर पेरिस में 30 वर्ष रहने के बाद लगभग 75 वर्ष की अवस्था में यह वापस 1936 ईस्वी में बंबई आई और 1936 ईस्वी में ही बंबई में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब बात करते हैं अगले संस्था के बारे में। तो वह है भारत की प्रथम अस्थायी सरकार की स्थापना। इस अस्थायी सरकार को अनंतिम सरकार भी कहा जाता है। इस अस्थायी सरकार को गणतंत्रात्मक सरकार भी कहा जाता है। तो भारत की प्रथम अस्थायी सरकार की स्थापना कब की गई थी? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1 दिसंबर 1915 ईस्वी को। कहां पर? तो अफगानिस्तान के काबुल में की गई थी। कहां पर की गई थी? यह दोनों प्रश्न ध्यान रखना है कि 1 दिसंबर 1915 को अफगानिस्तान के काबुल में की गई थी। किसने किया था? तो महेंद्र प्रताप ने किया था, जो हाथरस के राजा एवं महान स्वतंत्रता सेनानी थे। कौन? तो महेंद्र प्रताप। तो जब इन्होंने अफगानिस्तान के काबुल में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार की स्थापना की, तब उस अस्थायी सरकार का इन्होंने अपने आप को राष्ट्रपति नियुक्त किया। यानी इस अस्थायी सरकार के राष्ट्रपति कौन हुए? तो खुद महेंद्र प्रताप ही हुए, जो इस अस्थायी सरकार के संस्थापक थे। इस अस्थायी सरकार के प्रधानमंत्री कौन बने? तो बरकतुल्ला। एवं इसके गृह मंत्री कौन थे? तो अब्दुल्ला खान सिंधी थे। इस अस्थायी सरकार को मान्यता किसने प्रदान किया था? तो जर्मनी तथा रूस ने इस प्रथम अस्थायी सरकार को मान्यता प्रदान किया था। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के बाहर अस्थायी सरकार स्थापित होने वाली यह प्रथम अस्थायी सरकार थी। फिर बात करते हैं कि कामागाटा मारू प्रकरण या कामागाटा मारू घटना जो कब घटी थी? 1914 ईस्वी में। सबसे पहले हम लोग यह बात कर लेते हैं कि यह कामागाटा मारू क्या था।
तो कामागाटा मारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। जलपोत कहने का मतलब एक जहाज था। तो कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज का नाम था कामागाटा मारू। और 1914 में कनाडा में भारतीयों को प्रवेश से लेकर जो विवाद था उसे ही कामागाटा मारू प्रकरण कहा गया है। और यह घटना कब घटी थी? तो 1914 ईस्वी में। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। सर्वप्रथम हम लोग यह बात करते हैं कि 1914 ईस्वी में कनाडा सरकार के द्वारा अप्रवासी कानून लाया गया था। इस अप्रवासी कानून के द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि सिर्फ उन्हीं भारतीयों को कनाडा में प्रवेश दी जाएगी जो सीधे भारत से चलकर कनाडा पहुंचे हों। लेकिन यह जो प्रावधान था, यह जो अप्रवासी कानून था, इसे कठोर कानून कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि उस समय ऐसा कोई भी मार्ग नहीं था जो सीधे भारत से चलकर कनाडा पहुंचा जाए। यानी कहीं ना कहीं पहले ये भारत से कहीं ना कहीं पहले पहुंचा जाएगा और फिर वहां से कनाडा जाया जाता। तो उस समय ऐसी कोई भी मार्ग नहीं थी जो भारत से सीधा चलकर कनाडा पहुंच सके। तो इसी वजह से इस कानून को कठोर कानून भी कहा गया है। यह तो था कि 1914 का अप्रवासी कानून। लेकिन अब हम लोग थोड़ा बैक चलते हैं। बैक कहने का मतलब क्या था कि नवंबर 1913 ईस्वी की एक घटना है कि नवंबर 1913 ईस्वी में क्या हुआ था कि कनाडा के सुप्रीम कोर्ट ने 35 भारतीयों को कनाडा में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान कर दी थी, जबकि उन 35 भारतीयों ने सीधा भारत से चलकर कनाडा नहीं पहुंचा था। तो यह अनुमति कब दी गई थी? तो नवंबर 1913 में। किसने दिया था? तो कनाडा के सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। यह अप्रवासी कानून पारित होने से पहले, ठीक है। तो जब कनाडा के सुप्रीम कोर्ट ने उन 35 भारतीयों को कनाडा में प्रवेश करने की जब अनुमति प्रदान कर दी और जबकि वह सीधे भारत से चलकर कनाडा नहीं पहुंचे थे, तब जाकर क्या हुआ कि 23 मई 1914 ईस्वी 4 मई 1914 ईस्वी को सिंगापुर में भारतीय ठेकेदार जिनका नाम था गुरदीत सिंह, तो 4 मार्च 1914 को सिंगापुर में भारतीय ठेकेदार गुरदीत सिंह ने इस कामागाटा मारू नामक जहाज को किराए पर लेकर दक्षिणी एवं पूर्वी एशिया के 376 यात्रियों को लेकर कनाडा के बंदरगाह वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया। कब प्रस्थान किया? तो 4 मार्च 1914 ईस्वी को। तो जब यह प्रस्थान किए इन 376 यात्रियों को लेकर, किसने? तो गुरदीत सिंह ने। लेकिन फिर क्या हुआ कि उसी दौरान 1914 का कनाडा सरकार के द्वारा अप्रवासी कानून पारित कर दिया गया। और फिर क्या हुआ कि जब यह गुरदीत सिंह इन 376 यात्रियों को लेकर 23 मई 1914 ईस्वी को कनाडा के वैंकूवर बंदरगाह पहुंचे, तब कनाडा के सैनिकों ने क्या किया कि इन यात्रियों का घेराबंदी कर दिया। घेराबंदी कहने का मतलब कि इन लोगों को कनाडा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि ये लोग सीधे भारत से नहीं आए थे बल्कि ये लोग सिंगापुर से चले थे। तो तब क्या था कि वहीं पर हुसैन रहीम, सोहन लाल पाठक एवं बलवंत सिंह के नेतृत्व में तटीय समिति की स्थापना की गई थी, जिसे इंग्लिश में शोर कमेटी भी कहा जाता है। तो इन्हीं तीनों के नेतृत्व में वहीं पर वैंकूवर बंदरगाह पर ही तटीय समिति की स्थापना की गई थी। लेकिन इन लोगों के लाख प्रयत्नों के बावजूद भी कनाडा सैनिकों ने इन्हें कनाडा में प्रवेश नहीं करने दिया और तब जाकर अंग्रेजी सरकार ने इन लोगों को जल्द से जल्द कलकत्ता वापस लौटने के लिए कहा, क्योंकि उस समय क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो चुका था, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान की यह घटना है। और तब जाकर क्या हुआ कि जब इन्हें कनाडा में प्रवेश नहीं करने दिया गया, तब वहां से ये लोग कलकत्ता की ओर लौटे। और जब 27 सितंबर 1914 ईस्वी को कलकत्ता के बजबज पहुंचे, यानी कलकत्ता के समीप जब यह सभी बजबज पहुंचे इस कामागाटा मारू जहाज के द्वारा, तब यहां पर क्या हुआ कि 27 मई 1914 ईस्वी को बजबज में ही उस क्रोधित यात्रियों एवं अंग्रेज सैनिकों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। और उस संघर्ष में उन
376 यात्रियों में से कुछ मारे गए, जबकि कुछ को जेल की सजा हुई और जबकि कुछ यात्री भाग गए थे। तो इसी पूरे घटना को कामागाटामारू प्रकरण या कामागाटामारू घटना कहा गया है। और यह इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है कि कामागाटामारू घटना किससे संबंधित था, तो व्यक्ति का नाम क्या था, गुरदीप सिंह, जो भारतीय ठेकेदार थे और यह ही 376 यात्रियों को लेकर चले थे। तो नाम क्या है, गुरदीप सिंह। गुरदीप सिंह से संबंधित यह घटना था। अब फिर बात करते हैं लास्ट घटना के बारे में, तो वह है तोसामारू प्रकरण या तोसामारू घटना भी कहा जाता है। कब घटी थी, तो 1914 ईस्वी में। यह भी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही घटी थी। तो जिस तरह से यहाँ कामागाटामारू प्रकरण में कामागाटामारू जहाज का नाम था, तो उसी तरह से यह तोसामारू भी एक जहाज का ही नाम था। तो आइए इस घटना के बारे में समझते हैं कि क्या हुआ कि जब प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, तब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ये जो गदर पार्टी थे, तो गदर पार्टी के कुछ व्यक्ति इसी जहाज के द्वारा यानी तोसामारू जहाज से स्वदेश की ओर लौटे, यानी भारत की ओर लौटे। क्यों? क्योंकि भारतीयों में क्रांतिकारी विचारधारा का लहर उत्पन्न करने के लिए, अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारी आंदोलन शुरू करने के लिए। तो जब यह तोसामारू जहाज सिंगापुर पहुंचा, तब क्या हुआ कि भाई परमानंद ने, जो गदर पार्टी के ही सदस्य थे, तो भाई परमानंद ने एक क्रांतिकारी भाषण दिया था। कहां पर, तो सिंगापुर में ही दिया था। और इनके भाषण से वहां पर जो भी व्यक्ति थे, उनमें क्रांतिकारी भावना उत्पन्न हो गई। जब क्रांतिकारी भावना उत्पन्न हुई, क्रांतिकारी लहर उत्पन्न हुई, तब क्या हुआ कि सिंगापुर में ही डुंडे खां एवं चिश्ती खां के नेतृत्व में इन लोगों ने क्रांतिकारी आंदोलन को शुरू कर दिया, वहीं पर सिंगापुर में ही। और इसी वजह से इस तोसामारू प्रकरण को सिंगापुर क्रांति भी कहा जाता है। तो किसे सिंगापुर क्रांति कहा गया है, तोसामारू प्रकरण को ही सिंगापुर क्रांति भी कहा गया है। और फिर क्या हुआ कि आगे चलकर अंग्रेजों ने इन भारतीयों के क्रांतिकारी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए उन्होंने 1915 ईस्वी में भारतीय सुरक्षा नियम पारित किया। किसे पारित किया, तो भारतीय सुरक्षा नियम पारित किया, जिसे इंग्लिश में डिफेंस ऑफ इंडिया रूल कहा जाता है। तो डिफेंस ऑफ इंडिया रूल कब पारित किया गया था, तो यह 1915 ईस्वी में पारित किया गया था। किस लिए, तो भारतीयों के गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए। और कुछ समय के लिए क्या हुआ कि तब क्रांतिकारी गतिविधियां जो है रुक गई थी, लेकिन फिर 1924 ईस्वी में क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण प्रारंभ हुआ था। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। थैंक